Hello students, welcome to the channel MV Academy and this is your Mithilesh sir. Students, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला वीडियो आपसे शेयर किया था जिसमें हमने 12.5 तक के सारे टॉपिक्स जो हैं चैप्टर नंबर 12 के वो कवर किए थे स्टूडेंट्स। 12.6, 12.7 और 12.8 जो हेडिंग है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो हमारे इस टाइम सिलेबस रिडक्शन में निकाल दिया है, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया गया है। तो हम डायरेक्टली 12.9 जो कि हेडिंग हमारा है इंडक्शन एनर्जी ट्रांसफर, हम वहाँ से आगे चलेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से आपका पूरा चैप्टर के सारे कंटेंट्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ये जो हेडिंग है हमारा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। इस हेडिंग में बच्चों हमको क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमको पूछेंगे कि प्रूव दैट वर्क डन इन पुलिंग अ लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स एट हीट एनर्जी। मतलब देखिए बच्चों, मैंने क्या किया है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक मैंने एरिया लिया हुआ है जिसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखाया। मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड गोइंग इनसाइड द पेपर, राइट। और ये आपका ABCD जो है ये एक लूप हो गया स्टूडेंट्स, जिसको हम v वेलोसिटी से बाहर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमको पूछा है, हमको क्या बोल रहा है कि जो वर्क डन होगा इन पुलिंग द लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे अपीयर होगा, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन द लूप। मतलब वो इस लूप में हीट एनर्जी के फॉर्म में आएगा, ठीक है, अपीयर होगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इस लूप को ABCD लूप को जब आप बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो लिंक्ड होगा ABCD लूप से। और ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अगर ये चेंज हो रहा है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और लूप एंड EMF और करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही मैं ABCD वाला लूप को बाहर की तरफ खींचूंगा बाय अप्लाइंग सर्टेन फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इस लूप में एक करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम फोर्सेस के हिसाब से देखें स्टूडेंट्स, तो जब हम इस लूप को बाहर की तरफ खींचेंगे, सिंस ये एक फील्ड के अंदर में है, F2 फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, F3 फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। लेकिन F1 फोर्स जो AD वाले लाइन पे लग रहा है, अगर मेरे को इसको बाहर की तरफ खींचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट ये लूप जो है वो बाहर की तरफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करे। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वर्क करना पड़ेगा टू हैव डिस्प्लेसमेंट। अब देख लीजिए ध्यान से, x जो है ये मैंने ये वाला लेंथ लिया हुआ है इसका, और ये AD जो है इसका लेंथ मैंने कैपिटल L रखा हुआ है, ठीक है। और ये टोटल जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड विच इट इज मूविंग, ये मैंने B रखा हुआ है स्टूडेंट्स। आई होप दिस मच इज क्लियर स्टूडेंट्स। आइए अगले पेज में चलते हैं। तो मैंने जो भी आपको समझाया बच्चों को पहले थियरी के फॉर्म में लिख दिया, एक बार फटाफट देख लेते हैं। Consider a loop ABCD moving with constant velocity in a constant magnetic field. A current I is induced in clockwise direction. आपको दिखाया हुआ ऑलरेडी ड्राइंग में, और इससे क्या हो जाएगा, फोर्सेस F1, F2, F3 डेवलप हो जाएंगे। To pull the loop at a constant velocity v towards right, it is required to apply an external force F on the loop, ठीक है। So that हम ओवरकम कर पाए कौन सा फोर्स, यहाँ पे जो मैंने फोर्स बताया आपको F1, इसको अगर अपने को ओवरकम करना है तो अपने को एक एक्सटर्नल फोर्स F वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ये पूरा लूप जो है हमारा ABCD, इस पूरे लूप को रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो ये पूरे लूप के रेजिस्टेंस को है ना मैंने बच्चों यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया हुआ है, देख लीजिए। सो पूरा लूप जो है ABCD, उसके रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे R से रिप्रेजेंट करा हुआ है और इसके सर्किट को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो क्या होगा बच्चों, जब आप इसको मूव करोगे लूप को आउटसाइड ABCD को, तो उसमें एक करंट डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट है उसको मैंने I से रिप्रेजेंट करा हुआ है और उसका EMF जो है वो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो आई होप आपको ये ड्राइंग समझ में आया स्टूडेंट्स। इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट एंड कलेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज रिप्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है बच्चों। अब आइए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप सबको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर बोलते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने वर्क के जगह पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, बट बच्चों आप याद रखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो मैंने अगले स्टेप में क्या लिखा, पावर P इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बिकम्स वेलोसिटी। अब
अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो पावर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बिकॉज पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसको अगर अपन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, एफ वी कॉस थीटा, यानी कि पावर इज इक्वल टू एफ वी। क्यों, ध्यान से सुनिएगा, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये पीछे जो ड्राइंग मैंने बच्चों बताई आपको, यहां पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो आपका फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो सेम है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस पेज पे, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इसीलिए मैंने इस पेज पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले ली। तो अगर कॉस थीटा में थीटा 0 कॉस 0 1, तो मेरा पावर जो है वो क्या हो जाएगा, एफ वी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब आगे चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, फाई इज बी इंटू ए, और एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो मैंने आपको अभी ड्राइंग में बताया था, एक बार वापस देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये जो ड्राइंग है बच्चों, इस ड्राइंग में ये एरिया है जो फील्ड के अंदर है, इसका लेंथ कितना है, ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका x। तो ये एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, L इंटू एक्स, कैपिटल L इंटू स्मॉल x स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा, फाई इज इक्वल टू बी ए, पर एरिया इज एल एक्स, तो मैंने ऐसा लिख दिया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई हमारा क्या है, देखिए बच्चों इक्वेशन 2 से फाई हमारा क्या है, बी एल एक्स, यहाँ पे पुट कर दिया, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर चले गए, तो हमारे पास क्या बचा, dx अपॉन dt। एंड माइंड यू व्हाट इज dx अपॉन dt, इट इज वेलोसिटी। तो मेरा मॉड ई का वैल्यू जो है, मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या आ गया, BLV। इसको मैंने इक्वेशन 3 बना दिया बच्चों। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन एज, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप सबको पता है आई क्या रहता है भाई, ओम्स लॉ, इट इज V बाय R। यहाँ पे V क्या है, E, सो I इज E अपॉन R स्टूडेंट्स। ठीक है, I इज E अपॉन R। अब यहाँ पे E का वैल्यू हमने अभी अभी इक्वेशन 3 से क्या बोला था, E इज नथिंग बट BLV। तो हमारा एक इक्वेशन I का मिल गया, I इज इक्वल टू BLV अपॉन R, इक्वेशन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, आपको पहले ही समझा दिया था कि फ्रॉम सिमेट्री F2 और F3 आर इक्वल इन अपोजिट, और इसलिए वो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। F1 वेक्टर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स F के अपोजिट होगा, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करोगे स्टूडेंट्स, तो F वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F1 वेक्टर के बराबर होना चाहिए, और फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज I टू L क्रॉस B, राइट। अगर हमको करंट पता है, लेंथ पता है, B पता है, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ILB साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। ड्राइंग अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो वहां पे क्या है, देखिए B वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर इनसाइड है लेंथ के, मतलब थीटा कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गया, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो F वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ILB साइन 90, दैट इज ILB, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम इक्वेशन 5 में पुट करते हैं यहाँ पे। तो I के जगह पे अपन क्या लिख देंगे, BLV अपॉन R। ध्यान से देखिए, BLV इंटू LB, ये क्या हो गया बच्चों, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। तो हमारा F वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको हम F भी बोल सकते हैं, वो हमको क्या मिल गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 फॉर मी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन नंबर 6 को उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। और रिमेंबर इक्वेशन 1 क्या था, P इज इक्वल टू FV। आप देख सकते हैं बाद में बच्चों पीछे जाकर के, पावर जो है उसका फॉर्मूला हमने इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो फोर्स के जगह पे ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, इंटू वेलोसिटी एज इट इज। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, ये क्या मिलेगा, अब B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। आइए अगले पेज में बच्चों ध्यान से देखिएगा। सो पावर हमको मिल गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जो मैंने सेकेंड ड्राइंग बनाया था, जिसमें मैंने क्या किया था कि पूरे लूप का टोटल रेजिस्टेंस जो है, कलेक्टिव रेजिस्टेंस, उसको R से दिखाया था, और उसमें करंट I था, EMF E था। तो आप सबको पता है पावर जो रहता है उसका एक और फॉर्मूला रहता है, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इसमें I का फॉर्मूला अगर इक्वेशन 4 आप देखेंगे तो I क्या रहता है, BLV अपॉन R। मैंने I को पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए BLV अपॉन R द होल स्क्वायर इंटू R। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R। देखिए R और R स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो एक R नीचे बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 9। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9 दोनों देखिए सेम आ रहा है। पावर इक्वेशन 7 वाला जो है और पावर इक्वेशन 9 वाला जो है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए कि कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 9,
we see that rate of doing mechanical work is exactly same as the rate of production of heat energy. तो जो रेट है प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी का और जो रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क है ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, हेंस द वर्क डन इन पुलिंग द लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर्स एज हीट एनर्जी इन द लूप. ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा. आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों. अब अगला हेडिंग जो है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थ्योरी में ना बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स में ये पूछा हुआ है. ठीक है, ऑल्दो इट इज अ स्मॉल क्वेश्चन बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. एडी करंट, आप सब लोगों ने ना बच्चों वर्ल सुना हुआ है, वर्लपूल का ऐड आता है देखिए. सो एडी करंट बेसिकली है ना, एडी जो रहता है वो वर्ल होता है बच्चों. एडी इज नथिंग बट मोशन इन सर्कल. अब ये ध्यान से देखिएगा, एडी करंट क्या होता है बच्चों, पहले डेफिनेशन लिख दिया है मैंने, आपको एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे एक्सप्लेन कर देना है बच्चों. व्हाट आर एडी करंट्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स, हाउ कैन दे बी रिड्यूस्ड एंड स्टेट एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स. तो एक ही क्वेश्चन बना दिया है स्टूडेंट्स और यहां से हम एक एक हेडिंग के अंदर सब कर लेंगे. ठीक है, सो एडी करंट क्या लिखा है देखिए ध्यान से. एडी करंट्स, द सर्कुलेटिंग करंट्स इंड्यूस्ड इन अ मेटल ब्लॉक व्हेन इट इज प्लेस्ड और मूव्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. कभी भी कोई मेटल ब्लॉक को हम अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं या प्लेस करते हैं तो उस मेटल ब्लॉक में एक सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस हो जाता है. ऐसे सर्कुलेटिंग करंट्स को हम एडी करंट्स बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं, इसको आपको समझा दूंगा मैं ध्यान से. अब फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स में बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपका एक प्लेस है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन है और ये मेरा एक कंडक्टर प्लेट हो गया बच्चों. ध्यान दीजिएगा, ये लूप नहीं है, ये एक सर्कुलर कॉइल का लूप नहीं है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जो ये सब मटेरियल है, मतलब ये एक कंडक्टर प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है. ठीक है, अब ये कंडक्टर प्लेट को स्टूडेंट्स अगर मैं आउटसाइड मूव करूं तो पहला वाला जो डेरिवेशन किया उसमें क्या था, वो एक सर्कुलर लूप था और अपन उसको बाहर खींच रहे थे तो उसके फ्रेम पे करंट डेवलप हो जा रहा था उस लूप में, क्योंकि अंदर मटेरियल नहीं था, वो हॉलो था. लेकिन ये एक कंडक्टर प्लेट है बच्चों. तो जब हम किसी कंडक्टर प्लेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में बाहर खींचते हैं बच्चों, तो यहां पे जो करंट डेवलप होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो करंट डेवलप होता है देखिए वो ऐसा सर्कुलर मोशन के फॉर्म में डेवलप हो रहा है और इसी करंट लूप को हम एडी करंट लूप्स बोलते हैं और ये जो करंट है इसको एडी करंट बोला जाता है बच्चों. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी कंडक्टर प्लेट को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं या उसको मूव करते हैं तो उसमें जो करंट इंड्यूस होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और ऐसे सर्कुलेटिंग करंट्स को हम बच्चों एडी करंट्स बोलते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिए बच्चों. आइए अगले पेज पे चलिए. तो आपको जो बताया बच्चों वही मैंने यहाँ पे थियरी में लिख दिया, एक बार देख लेते हैं फटाफट. कंसिडर अ कंडक्टिंग लूप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट, बट ऑब्वियस है वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स व्हाइल मूविंग द कंडक्टर. बराबर है, ये पहले वाले केस में भी पढ़ा था अपन ने. अब ये क्या हो जाएगा, एडीज फॉर्म होंगे यहाँ पे बच्चों. अगले पेज में आइए, जो आपको समझाया था वही थियरी में बच्चों लिखा हुआ है यहाँ पे. The induced current in the conductor plate is responsible for transfer of mechanical energy into heat energy. अब यहाँ पे एक चीज आपको जो समझनी है बच्चों, जो कंडक्टर प्लेट हम आउटसाइड मूव कर रहे थे, क्या होता है ना, मोशन की वजह से धीरे धीरे जो मैकेनिकल एनर्जी है ना वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कंडक्टर प्लेट के अंदर स्टोर हो जाता है. मतलब धीरे धीरे हमारा जो कंडक्टर प्लेट है वो वार्म होता जाता है. अब उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए. ये सपोज करिए एक कंडक्टर प्लेट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पिवोट कर दिया अपन ने और ये बच्चों ऐसे ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है, जैसा पेंडुलम क्लॉक है ना आपका, उसका पेंडुलम जो जैसा मूव करता है, टू एंड फ्रो स्विंग करता है, इमेजिन करिए कि ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है. तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिखा हुआ है मैंने आपको यहाँ पे. अब ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इस कंडक्टर प्लेट को ऐसे ऐसे मूव करोगे तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा बच्चों, एडी करंट. और ये एडी करंट जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, इसके जो मोशन थे, मैकेनिकल जो एनर्जी था उसके मैकेनिकल एनर्जी को वो धीरे धीरे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके इस मेटल ब्लॉक को या मेटल प्लेट को वार्म करता जाएगा, हीट करता जाएगा. और धीरे धीरे क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कम होता जाएगा और वो हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जाएगा. कुछ टाइम बाद ये जो है वो कंप्लीटली रेस्ट में चला जाएगा ये प्लेट और टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मेरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों. तो ध्यान दीजिएगा, मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी इज मोर अपेरेंट वेयर कंडक्टिंग प्लेट फ्री टू रोटेट अबाउट अ पीवट. ठीक है, तो ये पिवोट के अराउंड अगर फ्रीली रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के. इन ईच स्विंग when the plate enters and lifts the field, a portion of its mechanical energy is transformed to heat energy. आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों.
After several such swings, there is no mechanical energy left with the pendulum and the converted heat energy is dissipated in the solid plate, making it warm. तो जो आपको समझाया बच्चों वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम एडी करंट को रिड्यूस कैसे करें बच्चों, ध्यान रखिएगा। रिडक्शन ऑफ एडी करंट कैसे करना है, देखिए प्लेट में हम क्या करते हैं बच्चों, हम उसके स्ट्रक्चर को डिसकंटिन्यूअस बना देते हैं। सो एडी करंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिसकंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, उसके स्ट्रक्चर में अगर अपन डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करते हैं कंडक्टिंग प्लेट के, तो उसका एडी करंट का जो फॉर्मेशन है बच्चों वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, जैसा मैंने फिगर सी में यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है बच्चों समझ में आई। अगले पेज में इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। पहला है आपका डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें है ना नॉर्मली इसका जो निडल रहता है वो फटाक से है ना जीरो पे लेके चला जाए, ठीक है। इंडक्शन मोटर या स्पीडोमीटर आपने देखा हुआ रहेगा, जो भी व्हीकल्स आप यूज करते हैं कार या कुछ और, उसमें जो स्पीडोमीटर होता है उसमें बच्चों ये इसका एप्लीकेशन होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स जो होते हैं रेलवे ट्रेन्स में या बाकी ट्रेन्स में या बाकी अदर व्हीकल्स में, वो सारे के सारे जो हैं वो एडी करंट्स एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। और चौथा जो मैंने रखा हुआ है इज इंडक्शन फर्नेस। अब स्टूडेंट्स क्या रहता है, ध्यान से सुनना, कभी कभी एग्जाम में है ना एप्लीकेशन कोई एक एक्सप्लेन करने के लिए आता है। एक बोर्ड के पेपर में ऐसा पूछा था, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, अगले पेज में देखिए ध्यान से, ये इंडक्शन फर्नेस जो है इसका एप्लीकेशन जो है बच्चों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इंडक्शन फर्नेस बेसिकली क्या होता है, कोई भी मेटल जो अपने को मेल्ट करना होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम एक यूज क्रूसिबल में रखते हैं और उसमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रैपिड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो उसको स्ट्रॉन्ग एडी करंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये एडी करंट धीरे धीरे क्या करेगा, ये एडी करंट धीरे धीरे हीट इंक्रीज करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और इतना ज्यादा हीट वो उस ब्लॉक के अंदर क्रिएट कर देता है कि पूरा का पूरा मेटल जो है वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। दिस मेथड इज जनरली यूज टू मेक एलॉयज ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन वैक्यूम। तो इससे हम क्या करते हैं, अलग अलग एलॉयज बनाते हैं बच्चों, अलग अलग मटेरियल्स या मेटल्स का, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थियरी का, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नाउ अगला हेडिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नॉर्मली आस्क्ड इन पेपर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। अब बच्चों इसके ऊपर है ना अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता हूं, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, हेंस डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया है, देखिएगा यहाँ पे एक कॉइल बनाया है, सर्कुलर कॉइल, उस कॉइल को मैंने एक रियोस्टेट कनेक्ट किया हुआ है, एक बैटरी है, एक की है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कंसीडर अ सर्किट और कॉइल इन व्हिच करंट इज चेंजिंग। तो मान लो इसमें करंट जो है वो चेंज हो रहा है, चेंजिंग करंट क्या करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इसमें एक ईएमएफ जनरेट करेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर इस कॉइल में चेंज इन करंट की वजह से इसी कॉइल में अगर करंट जनरेट होता है, व्हेन change of current in a coil causes induction of EMF in the same coil, this phenomena is called self inductance, ठीक है बच्चों। आइए अगले पेज में देखिएगा ध्यान से। So the phenomenon of production of induced EMF in a coil due to change in current in the same coil, ऐसे प्रोसेस या फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एक टाइम पे करंट को कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चेंज ऑफ करंट की वजह से। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब ये अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, से दैट कांस्टेंट इज एल। सो फाई इज इक्वल टू एल आई, मतलब यहाँ से एल इज इक्वल टू हो गया फाई अपॉन आई। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पे जो एल होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है बच्चों। फॉर अ क्लोजली वुंड कॉइल ऑफ n टर्न्स, अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास कॉइल के, ठीक है। सो हर कॉइल में जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक होगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करेगा जैसे जैसे आपके करंट जो रहते हैं वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स की अगर हम बात करेंगे तो द फ्लक्स लिंकेज with n turns corresponding to I turn, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, n into 5e, this is what is your total magnetic flux and that is proportional to I, यानी अपन ऐसे लिख सकते हैं n 5b is equal to li, और यहाँ से l हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, n into 5b upon I। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी n टर्म्स के लिए अगर सिंगल टर्न है तो हम कैपिटल L is equal to 5 upon I लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पे पिछले इक्वेशन में ऑलरेडी लिखा था, देखिए L is equal to 5 upon I। लेकिन अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों तो हम L का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, L is equal to n 5b upon I, where n is total number of turns, 5 is magnetic flux,
I इज टोटल करंट, ठीक है बच्चों। सो द इंडक्टेंस L डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉइल। ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये खाली इन दोनों पे डिपेंड करता है और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ बच्चों, आप सबने पढ़ा हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपन कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। पर इक्वेशन 1 हमको क्या बोलता है, फाई किसके बराबर है, एल आई के, तो फाई के जगह पे अपन ने एल आई पुट कर दिया, एल तो कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, तो हमारा ईएमएफ क्या हो गया, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करेंगे तो मॉड E इज नथिंग बट एल इंटू डी आई बाई डी टी का होल मॉड, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना बात समझ में आया बच्चों। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो फॉर्मूला मिला बच्चों, इस फॉर्मूले से बच्चों हम L कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से L ऐसा हो जाएगा बच्चों, L इज इक्वल टू मॉड E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो सेल्फ इंडक्टेंस को अपन मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ईएमएफ जो रहता है इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, और डी आई अपॉन डी आई अपॉन डी टी का जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों वो क्या होता है, एम्पीयर पर सेकेंड। तो अगर ये दोनों वैल्यूज में यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा एल का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। ऐसा यूनिट ऑफ एल इज वोल्ट अपॉन एम्पीयर पर सेकेंड, ये सेकेंड पलटी करके ऊपर चला गया, ये हो गया वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, दिस इज वी अपॉन आई। वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो मैंने वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम लिख लिया, तो ये हो गया ओम इंटू सेकेंड। और ये सारे जो रहते हैं इनको जो हम बोलते हैं जिस यूनिट में, उसको बोला जाता है हेनरी, ठीक है। कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर मान लो ये जो फॉर्मूला है हमारा, अगर इसमें E जो है उसका वैल्यू 1 हो गया और डी आई अपॉन डी टी का भी वैल्यू 1 हो गया स्टूडेंट्स, सो इफ E इज 1 वोल्ट एंड डी आई अपॉन डी टी इज 1 एम्पीयर पर सेकेंड, तो हमारा L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हेनरी, ठीक है बच्चों। तो आपको पूछा था क्वेश्चन में मैंने कि ऐसा यूनिट जो है इंडक्टेंस का उसको डिफाइन कीजिए, तो हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल को 1 हेनरी बोलेंगे अगर ईएमएफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द सेम कॉइल चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पीयर पर सेकेंड। तो जब आप ईएमएफ 1 वोल्ट जनरेट करते हो, इंड्यूस करते हो, कब, जब आपका करंट चेंज जो है वो 1 एम्पीयर पर सेकेंड के रेट से हो रहा होता है, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है बच्चों कॉइल में, उस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल को हम बोलते हैं 1 हेनरी, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब हम अगले पेज में चलते हैं, ठीक है, अगले हेडिंग पे, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा जा सकता है वो क्या होता है, सो दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट प्लेज द सेम रोल एज प्लेड बाय मास इन मैकेनिकल मोशन। तो सेल्फ इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में वही रोल प्ले करता है जो मास हमारा मैकेनिकल मोशन में प्ले करता है, ये अपने को प्रूफ करना है या शो करना है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनिएगा, When a current increases in the circuit, कभी भी जब आप करंट इंक्रीज करते हो सर्किट में तो क्या होगा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्स अपोजिट टू इट, ठीक है। और हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट कर पाए आई नॉट इन द सर्किट। अब वर्क डन जो होता है बच्चों, वर्क डन इन टाइम dt इज गिवन एज, ध्यान से सुनिएगा, dw इज ei dt। अब ये कहां से आया बच्चों, इसको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बाजू में बताया हुआ है, एक बार ध्यान से देखिए बच्चों। पावर क्या होता है, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो पावर इज dw अपॉन dt। और पावर को अपन क्या लिखते हैं, वोल्टेज इंटू करंट, सो इट इज E इंटू आई। तो मेरा अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू आई इज इक्वल टू dw अपॉन dt। ध्यान से देखिए, और यहाँ से dw कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज ei dt। तो यहाँ से बच्चों मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि वर्क डन इन टाइम dt इज गिवन एज dw इज इक्वल टू ei dt, ठीक है बच्चों। लेकिन हम सबको पता है ईएमएफ जो रहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टेंस में, वो हम क्या लिखते हैं, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से बच्चों dw कितना हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इन डी टी, ठीक है बच्चों। आइए अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये dt जो है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास dw कितना बचा, माइनस एल आई डी आई, ठीक है। अब अगर अपने को टोटल वर्क डन निकालना है बच्चों, तो टोटल वर्क डन अपन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को, कहां से कहां तक, 0 से लेके आई नॉट तक। और मेरे को dw के जगह पे मैंने क्या लिखना है, माइनस एल आई डी आई। तो देखिए बच्चों ध्यान से, मैंने लिखा l कांस्टेंट है, बाहर चला गया, सो माइनस एल मैंने बाहर ले लिया, और आई डी आई का इंटीग्रेशन करना है। तो आई का पावर कुछ नहीं, मतलब बच्चों कितना है, 1। तो आई रेस टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई रेस टू 2 अपॉन 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब एक बार अपर लिमिट डालेंगे आई के जगह पे, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो लिखने का कुछ मीनिंग नहीं है। तो मेरा वर्क डन क्या मिलेगा, माइनस एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यही चीज को अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखूं बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो अभी मिला हमको क्या,
ये जो हमको अभी मिला बच्चों, वर्क इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर ना। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अगर मैंने आई नॉट को 1 ले लिया बच्चों, 1 एम्पियर ले लिया, मान लो मैंने आई नॉट को 1 एम्पियर ले लिया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। तो मान लो अगर मैंने आई नॉट को 1 एम्पियर ले लिया स्टूडेंट्स, तो मेरा ये जो वर्क डन है बच्चों, ये जो वर्क डन है वो मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये आपका 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर इज 1, सो मेरे को क्या मिलेगा, हाफ इंटू एल, यानी कि ये हो गया आपका l/2। ठीक है बच्चों, अब अगर मेरा वर्क डन इज इक्वल टू l/2 है तो यहाँ से l कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l इज इक्वल टू 2w। ठीक है, यानी कि जो मेरा l है वो क्या हो जाएगा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ वर्क डन न्यूमेरिकली। ठीक है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया बच्चों। आई होप इतना क्लियर है। आगे आना बच्चों, ध्यान से देखना। सो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है ऑफ अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द यूनिट करंट इन द सर्किट। तो अगर अपने को 1 एम्पियर करंट एस्टैब्लिश करना है किसी भी सर्किट में, 1 एम्पियर करंट अगर अपने को एस्टैब्लिश करना है किसी भी सर्किट में, तो उस 1 एम्पियर करंट के लिए अपने को सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो किसके बराबर रहेगा, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 2 टाइम्स द वर्क डन। ठीक है, दिस वर्क डन विल रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द सर्किट, यानी कि मैं एनर्जी ऑफ द सर्किट को क्या लिख सकता हूं, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एनर्जी है सर्किट का। और मैकेनिकल एनर्जी जब अपन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो अगर अपन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो अपने को क्या समझ में आएगा कि जो काम इंडक्टेंस करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही काम मैकेनिकल मोशन में हमारा मास करता है। तो वही बच्चों मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी सी दैट सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट प्लेज द सेम रोल एज प्लेड बाई मास इन मैकेनिकल मोशन। तो सेल्फ इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में वही रोल प्ले करता है जो मास का रोल होता है मैकेनिकल मोशन में। ठीक है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों। ना अगला जो क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर बच्चों, वो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ नियर द मिडिल ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। और इसके ऊपर बच्चों एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखना, मैंने आपके लिए एक सोलेनॉइड का ड्राइंग बना दिया है स्टूडेंट्स। और ये सोलेनॉइड का ड्राइंग में अपन ने क्या किया हुआ है, करंट जो है वो मूव कर रहा है टर्न्स में। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया और इसमें करंट जो है वो आई पास कर रहा है। ठीक, सो कंसीडर करंट आई एस्टैब्लिश इन द वाइंडिंग्स ऑफ अ टर्न ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स 5V थ्रू द सेंट्रल रीजन। तो मान लो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 5V है और करंट कितना एस्टैब्लिश हो रहा है, आई। आइए अगले पेज में बच्चों ध्यान से देखिएगा। सो सेल्फ इंडक्टेंस जो रहता है उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी किया था। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो L का फॉर्मूला क्या रहता है, n इंटू 5B अपॉन I, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड 5B इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, स्मॉल n अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल l, वेयर L इज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, एंड स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और आपका 5B जो है दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो क्या होता है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी BA cos थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड A वेक्टर व्हिच इज नथिंग बट 0, सो cos 0 इज 1 बिकॉज दे आर पैरेलल। सो जब ऐसा होगा स्टूडेंट्स, 5B की वैल्यू हो गई BA, कैपिटल N का वैल्यू हो गया स्मॉल n इंटू स्मॉल l। तो मेरा बच्चों ध्यान से देखना, n इंटू 5B कितना हो जाएगा, n इंटू 5B हो जाएगा NL इंटू BA। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा था इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना बच्चों, अब आप सबने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जो रहता है, कोई भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू रहती है वो रहती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 3 बोल के मैं इस इक्वेशन को उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, कहां पे बच्चों, B के जगह पे। ठीक है, सो अभी क्या हो जाएगा देखो, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, n5B इज नथिंग बट NL एज इट इज, इंटू B के जगह पे मैंने म्यू नॉट NI रख दिया और A को वैसे ही रखा बच्चों। ठीक है, सो इक्वेशन 3 को उठा के इक्वेशन 2 में पुट किया, अपने को n5B की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, म्यू नॉट n स्क्वायर L A इंटू आई, और ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया बच्चों। और इस इक्वेशन को उठा के अब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा बच्चों, ध्यान देना। सो इक्वेशन 4 को उठा के अब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा नेक्स्ट पेज पे बच्चों। आइए देखते हैं अगले पेज पे बच्चों। सो जब मैंने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट किया बच्चों, तो L कितना हो गया, म्यू नॉट n स्क्वायर L A I अपॉन आई। देखो I और I कैंसिल हो गया बच्चों, आपको L का वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर L A, वेयर L इंटू A या A इंटू L इज द इंटीरियर वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का जो इंटीरियर वॉल्यूम है बच्चों वो हो जाएगा AL। तो हमको क्या निकालना था बच्चों, हमको निकालना था इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ नियर द मिडिल ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है,
तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन 5 से अगर अपन L अपॉन L निकाले बच्चों, L अपॉन L कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको अपन पाई आर स्क्वायर जनरली लिखते हैं, लेकिन अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखोगे बच्चों तो आर क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां से मैंने डायरेक्टली बच्चों L अपॉन L इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 लिखा है, वेयर डी इज डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड एंड एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा बच्चों। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों ना। अगला हेडिंग जो इंडक्टेंस के ऊपर होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर मल्टीपल नंबर ऑफ इंडक्टेंस सीरीज और पैरेलल में लगे हुए हैं बच्चों, सो इफ सेवरल इंडक्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल देन टोटल इंडक्टेंस इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग रिलेशंस। अब ये रिलेशंस क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, अगर सीरीज में लगा है तो ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है। तो देखिए L टोटल सीरीज में कैसा हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश n नंबर ऑफ इंडक्टेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर पैरेलल में होगा बच्चों तो हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन L टोटल इज नथिंग बट 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3 प्लस ये चलता रहेगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इंडक्टर्स आप कनेक्ट करोगे सीरीज में उनको अपन ऐड कर देंगे, और अगर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो पैरेलल में हम रेसिप्रोकल में उसको लिखते हैं बच्चों, जैसा मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज के सारे कंटेंट समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर आपको आज का लेक्चर स्टूडेंट्स पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए फॉर अदर अपडेट्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू।